नितिन जी, एक गेम के साथ हम लोग अपना इंटरव्यू करेंगे, जो कि इस इंटरव्यू को लाइट बनाने के लिए या कह सकते इस इंटरव्यू को मनोरंजन बनाने के लिए एक छोटा सा गेम है। मैं एक वर्ड बोलूँगा, आपको बिना सोचे बिना रुके उससे जो मिलता जुलता वर्ड है वो आपको डिलीवर करना है तुरंत। बचपन, फ्रीडम, स्कूल, डेवलपमेंट, दोस्त, मस्ती, कंट्री, इंडिया, पेरेंट्स, गॉड, लव, जॉब। पक्का? यस, बिल्कुल पक्का। लॉक कर दें? दिल बिल्कुल लॉक कर दीजिए। कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, मैं अतीन आनंद, आप देख रहे हमारा चैनल राइजिंग झारखंड। आज हमारे सामने नितिन कुमार माथुर है, जो कि गिरिडीह जिला के इसरी बाज़ार से बिलोंग करते हैं। एक छोटे से स्कूल से शुरुआत इन्होंने की और आईआईटी से बीटेक किया और आज वर्तमान में यूएसए में कार्यरत हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ संघर्ष भरा सफ़र इनका रहा, या तो ये एक छोटे से गांव से निकल के यूएस तक का सफ़र, बीच में क्या कुछ समस्याएं आई और कैसे इनको सॉर्ट आउट किया। नितिन कुमार माथुर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अदिति जी। जैसा कि आपने कहा, हाँ मैं एक छोटे से जगह को बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना 10th जो है सो यहाँ पे जैन हाई स्कूल है, जो कि यहाँ का सबसे पॉपुलर स्कूल है, वहाँ से मैंने किया है यहाँ पे 10th। से देखा जाए कि क्या मेरा गोल था, मतलब सबके जीवन का गोल होता है, तो मेरे भी जीवन का गोल था, लेकिन मेरा जो गोल था, मैं बहुत छोटा छोटा गोल बनाता था। जब मैं स्टार्ट किया तो मैं ये नहीं सोचा था कि मेरे को आईआईटी में एडमिशन लेना है या मेरे को यूएस जाना है। उस समय मैं बस अपने जो भी पढ़ाई था, मेरे को साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उसे एंजॉय करता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट मेरा बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। तो उस समय मेरा बस गोल होता था कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं मतलब उसमें अच्छा मार्क्स लाऊं, और जो भी मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ मेरा कम्पिटिटिव भावना भी था थोड़ा। मतलब इससे काफ़ी बेनिफिट होता है अपना। प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट में समझ एक आगे लेके जाती है। जी बिल्कुल। तो मेरे अंदर कम्पिटिटिव भावना था और फिर इसी के साथ मतलब मैं स्टार्ट किया यहाँ पे अपना साइंस सब्जेक्ट में मैं पूरा फोकस किया। उसके बाद फिर लकीली 10th में जब मैं 10th पास किया यहाँ पे जैन हाई स्कूल से, तो उसके बाद पास में सबसे अच्छी जगह जो थी पढ़ने की 11-12 करने के लिए, वो बोकारो स्टील सिटी थी, जहाँ जो कि काफ़ी उसमें पॉपुलर थी। आज से अगर मेरे समय की बात करें, जो कि 15 साल से ऊपर हो गए मेरे को 10th मतलब 12th किए हुए, तो उस समय है सो बोकारो एक बहुत पॉपुलर जगह था। वहाँ पे IIT में एक बंदा ने रैंक 1 भी क्रैक किया था कुछ दिन पहले। तो इसके कारण मैं प्लान किया कि मैं बोकारो जाके पढ़ूँगा। फिर मैं वहाँ पे DAV स्कूल में एडमिशन लिया। तो जब मैं 11-12 गया तो मेरे को वहाँ से सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने आया वो था, मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जंप किया था। क्योंकि यहाँ पे जो 10th तक मैंने पढ़ाई किया वो झारखंड बोर्ड था, और उस समय झारखंड बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी भी नहीं था, हम लोग का सारा सब्जेक्ट हिंदी में हुआ करता था, और जो इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट था वो भी मतलब कंपलसरी नहीं था। तो कोई भी मतलब पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि उसका मार्क्स ऐड ही नहीं होता था हम लोग के एग्ज़ाम में। तो इसलिए फिर मैं जब बोकारो गया, वहाँ पे पढ़ाई किया, वो CBSE मीडियम में था, तो मेरे को इंग्लिश का बहुत उसमें प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सारा सब्जेक्ट वहाँ पे सडनली पूरा इंग्लिश में चेंज हो गया। तो फिर उसके बाद मैं फिर फोकस किया कि एटलीस्ट मेरा अपना स्ट्रेंथ था वो साइंस सब्जेक्ट था, तो और साइंस सब्जेक्ट का इंग्लिश उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो फिर मैं उस साइंस सब्जेक्ट में फ़ोकस किया और अच्छे से स्टडी किया। शुरू में डिफ़िकल्टी हुआ, मेरे को एक एक पेज पढ़ने में कभी कभी एक दिन भी लग जाता था साइंस सब्जेक्ट का, लेकिन चूँकि साइंस सब्जेक्ट का इंग्लिश थोड़ा ईजी था, इसके कारण मैं उसे रिकवर किया जल्दी से। और मेरे को जल्दी लर्निंग करना था, क्योंकि मतलब मेरा मेन गोल था कि जो भी साइंस सब्जेक्ट है उसे मेरे को सीखना था, मेरे को इंग्लिश नहीं सीखना था। तो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन एक बार जब उसमें मैं रिकवर कर लिया तो फिर
मेरा मोटिवेशन भी काफ़ी बढ़ा। मतलब मैं देखा कि स्कूल में जैसे कभी भी सर लोग कुछ भी क्वेश्चन वगैरह देते हैं तो मैं सबसे पहले उसको सॉल्व करता था, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। फिर जब पहला एग्ज़ाम मैं दिया 11th में, तो वहाँ पे मैं फ़र्स्ट आया अपने क्लास में। इवन दो मेरा इंग्लिश में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, लेकिन बाकी साइंस सब्जेक्ट था, मैथ्स था, वो सब में मैं हमेशा सारे क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आता था, तो उसके कारण मेरे को कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा। और फिर एग्ज़ाम के बाद जितना भी मैंने एग्ज़ाम दिया सारे में मैं वहाँ पे स्कूल में फ़र्स्ट आया, तो इसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा। फिर मैंने मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि ठीक है, मेरे को अब IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करना है, मेरे को क्रैक करना है। जब मैं यहाँ पे सबसे ऊपर हो सकता हूँ तो मैं IIT JEE भी क्रैक कर सकता हूँ। तो फिर मैं दिया IIT JEE का एग्ज़ाम, तो फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ IIT। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा नितिन माथुर, कि चूँकि आपने AIEEE भी क्रैक किया था, तो उस साल आपने फिर ड्रॉप कर दिया और नेक्स्ट ईयर तैयारी करके आपने IIT की। तो इसके पीछे आपका क्या सोचना था, या तो इसके पीछे आपका मोटिव क्या था कि या तो IIT ही करना है, क्या कुछ इसके पीछे आपका मोटिव था? हाँ, उस समय के हिसाब से मतलब अगर मैं अभी से कंपेयर करूँ तो अभी हो सकता है कि IIT सबसे ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब लोग को IIT क्रैक करना चाहिए, क्योंकि अभी तो काफ़ी डिमांड बढ़ गया है मार्केट में इंजीनियर्स का। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काफ़ी डिमांड बढ़ गया है, और काफ़ी सारे कॉलेजेस अभी ऑप्शंस हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल IIT से जो पढ़े हुए हैं उन्हीं लोग का अच्छा जॉब लगता है, दूसरे कॉलेज से पढ़े हुए लोग का भी अच्छा जॉब लगता है अभी। लेकिन उस समय जो था, उस समय मतलब IIT का एक अलग ही, अभी भी वैल्यू है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही था। तो तो बहुत सारे लोग ऐसे डिटरमाइंड रहते थे कि मेरे को करना है तो IIT ही करना है, दूसरा कोई कॉलेज से नहीं पढ़ना है। तो इसी के कारण मेरा भी इसी तरह का जज्बा था। तो और मेरे फैमिली से जैसे एक ऑलरेडी मेरे अंकल जो थे वो IIT क्रैक किए थे, तो मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट था कि मैं भी IIT क्रैक करूं, इसलिए मेरे को एक साल मैंने ड्रॉप किया। लेकिन मैं अभी के लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी के लोगों को इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी इवॉल्व किया है और डिमांड काफ़ी मार्केट में बढ़ा हुआ है। अच्छा नितिन, चूँकि अभी के समय में ही टी मेंस और IIT एडवांस की तैयारी में बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, तो कुछ बच्चे तो सक्सेस होते हैं, चूँकि उतनी तो सीटें हैं नहीं जितना कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। प्लानिंग की बात की जाए तो क्या कुछ स्ट्रेटजी आज के जो नए बच्चे हैं उसको स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए कि वो जीवन में बेहतर कर सकें और पढ़ाई के जो कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, एक पढ़ाई को लेकर काफ़ी आगे जा सके? तो क्या कुछ वैसे बच्चों को आप मैसेज देना चाहते हैं? जैसे मतलब IIT एडवांस और मेन के सब लोग तैयारी कर रहे हैं। एक तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हम कर रहे हैं ये तैयारी क्योंकि सब दूसरे लोग कर रहे हैं। मतलब वो उनको अपना क्या इंटरेस्ट है उन्हें वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके फैमिली में कोई किया है या फिर उसके कोई फ्रेंड किया है। इंडिया से काफ़ी सारे इंजीनियर्स बनते हैं, डेली बनते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट होते हुए भी वो लोग मतलब चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने, और फिर क्योंकि इसमें हो सकता है सैलरी अच्छा मिलता है, जॉब अच्छा मिलता है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि मतलब अगर उन्हें कोई दूसरा चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो पहले अपना इंटरेस्ट को देखें और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बेसिकली पढ़ाई करें। कितने घंटे पढ़ाई करना है? अपने हिसाब से बोलूँ तो मैं तो उस समय लगभग कभी भी 10 घंटे से कम नहीं पढ़ाई करता था। मतलब जो भी स्कूल कोचिंग हुआ उसके अलावा भी मैं 8 से 10 घंटा डेली पढ़ाई करता था। और अभी के समय में इवन दो थोड़ा सा काफ़ी चेंजेस आए हैं पैटर्न्स में, जिस तरह से पढ़ाई करना, जिस तरह से सिलेबस है और एग्ज़ाम का तरीका है, वो सब में काफ़ी चेंज आया है। और अभी के समय में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बढ़ गया है। जैसे हमारे समय में तो ये मोबाइल वगैरह का उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ करता था, हमारे समय उतना पॉपुलर नहीं था मोबाइल। मोबाइल की अगर आपने जब बात उठाया है तो मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ जो कि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। क्योंकि कोरोना काल के बाद आप देख सकते हैं कि एक KG के जो बच्चे हैं वहाँ से लेकर आप हायर एजुकेशन के बच्चों में मोबाइल हाथ में देखा जा रहा है। कि आपने तो हालांकि 15 साल पहले IIT किया है, तो आपने BTech के 10 साल लगभग पहले किया है। तो अगर वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो इसको आप कैसे देखते हैं? विज्ञान एक वरदान और अभिशाप दोनों है। तो मोबाइल कहीं ना कहीं हमें बेनिफिटेड भी करती है, और मोबाइल कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से कहीं हम किसी भी तरह का अनवांटेड वीडियो भी मोबाइल में आते जाते हैं। तो इससे बच्चों का, खास करके अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के मानसिक विकास पर कितना असर कर सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में मैं भी बहुत सोच रहा था हाल में, क्योंकि
कुछ लोग जो होते हैं हमेशा मेरे सजेशन के लिए आते हैं कि अगल बगल के लोग हैं कि हाँ ये बाहर में रहता है, ये आईआईटी निकाला हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग आते हैं मेरे सजेशन लेने के लिए। और मैं ये नोटिस किया कि आज के समय में मतलब सब लोग जैसे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। मेन गोल होता है पढ़ाई करना तो एक मेन गोल होता ही है, लेकिन जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग स्कूल जाके स्कूल में अटेंड करके पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग का गोल केवल या मेन गोल वहाँ पे भी पढ़ाई करना ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग का बहुत तरह का डेवलपमेंट होता है। जैसे हम लोग सबसे मेन चीज़ हमको लगता है कि जब हम स्कूल जाते थे तो जो माहौल बनता है, जैसे जितने सारे लोग हैं, अगर सब आपका जो ग्रुप बना हुआ है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट रहेगा, सबका अलग अलग गोल रहता है, मेरे को ये करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को कुछ नया तरह का चीज़ उसके दिमाग में आइडिया आ रहा है तो वो चाहता है कि मैं उसमें काम करके उसको मैं इन्वेंट करूं। तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके मतलब अपना हम लोग का खुद का डेवलपमेंट भी होता है, अपना भी मतलब माइंड ज़्यादा एक्सपेंड करता है, हम लोग का सोच बढ़ता है, जो संकुचित सोच है उससे ज़्यादा हम लोग को हमारे अंदर सोच बढ़ेगा, हम लोग का माइंड होगा वो एक्सपेंड होगा। और दूसरा चीज़ हो गया जो फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि हमारे समय में होता था कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे स्कूल से कुछ पहले चले गए या स्कूल ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा देर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग आपस में कुछ गेम खेल रहे हैं, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सब भी बहुत हेल्प करता है पढ़ाई में, क्योंकि अगर माइंड फ्रेश होगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऑनलाइन ये कर रहे हैं पढ़ाई तो उसमें काफ़ी सारा इस तरह का आस्पेक्ट जो है वो सब गॉन हो गया है, सब लोग का मेन फोकस है केवल पढ़ाई में। और उसके अलावा जो नेगेटिव आस्पेक्ट इसका ये है मोबाइल का कि जैसे कि आपने कहा मोबाइल में बहुत तरह का अनवांटेड कंटेंट भी होता है, तो बहुत बार होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी अगर मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब मान लीजिए कुछ नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसा आ गया जो इंटरेस्ट का है तो उसमें टैप करनी है, तो हो सकता है हम लोग डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा कितना टाइम उसमें चला जाएगा इसका खुद को पता नहीं होता है, फिर अपने आप थोड़ी देर में पता चलता है कि यार इतना टाइम बर्बाद हो गया। तो नितिन माथुर, क्योंकि आप आजकल एक देखा जा रहा है कि सोशल साइट में एक मैसेज कह सकते हैं कि काफ़ी वायरल हो रहा है कि जितना पढ़ेगा लिखेगा इंडिया उतना बढ़ेगा यूएस और कनाडा। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कम्प्लीटली, क्योंकि आप यूएस में जॉब कर रहे हैं और 4 सालों से यूएस में आप सेटल हैं, इसलिए आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है। सबको लगता है जैसे इंडिया में पढ़ा है लेकिन बाहर में जाके क्या बोलते हैं सो जॉब कर रहा है तो दूसरे कंट्री को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। मेनली जब मेन गोल होता है लोगों का बाहर जाने का, यूएस जाने का या कोई भी दूसरे कंट्रीज़ में जाने का, क्योंकि वहाँ पे ये तो है कि सैलरी थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंडिया। हम लोग जितना आवर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उतना ही काम वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो सैलरी होता है यहाँ से थोड़ा बेटर होता है, तो सबका मेन गोल तो यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग जाके बाहर सेटल होना चाहते हैं, वो लोग जाते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है, थोड़ा सा सेविंग हो जाता है, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग वापस आके अपना, चूँकि जैसा कल्चर है हमारे देश का या फिर जो हमारा परिवार से जुड़ाव होता है उस तरह का कल्चर और जो भी कनेक्शन होता है वो सब दूसरे कंट्रीज़ में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर आपकी बात की जाए तो आप यूएस में कितने और साल रहना चाहते हैं? जी, मेरे को वापस तो बिल्कुल आना है, मैं जाके यूएस में सेटल नहीं होना चाहता हूँ। हो सकता है 1 साल या 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उसके बाद मेरे को वापस आके इंडिया में ही जॉब करना है, यहाँ पर ही काम करना है, क्योंकि मेरा सारा परिवार यहाँ पे है और मेरे को मालूम है कि मेरे देश का कल्चर का क्या वैल्यू है, तो मेरे को तो यहीं पे आके सेटल होना है। तो मैं भी 2 से 3 साल के बाद आना चाहूँगा मैं वापस। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो एक छोटे से जगह से निकलकर यूएस तक का सफ़र नितिन कुमार माथुर ने तय किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनके दिल के अंदर में झांकने की हमने कोशिश की तो हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है भारत, उससे प्रेम इनका साफ झलकता है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि हम जितने भी इंडियन होते हैं कहीं ना कहीं एक इमोशनल बैकग्राउंड से होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि हमारा जो जुड़ा होता है धरती से, परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से काफ़ी अधिक होता है, जो कि वेस्टर्न कल्चर में देखने को नहीं मिलता है। तो मैं और तमाम जो हमारे माध्यम से देख रहे हैं और जो विदेशों में लोग रहते हैं उनसे भी अपील है कि हमारा जो भारत देश है किसी भी देश से, किसी भी कल्चर से कम नहीं है और हमारी जननी है, हमारी जन्मभूमि है और यहाँ पे भी अब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। विभिन्न प्रकार के मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आ गई है, विभिन्न प्रकार के जॉब्स यहाँ पे हैं और कल्चर की बात की जाए
तो हम लोगों का जो इंडियन कल्चर है, हम लोगों के उसी से प्रेम है, उसी से लगाव है। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल में बने रहिए, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो थोड़ी सी हेल्प हमारी भी कीजिए, हमारे चैनल का भी प्रमोशन कीजिए, हमारे चैनल को भी प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती है आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।